रेवोल्यूशन की। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़े बड़ी थ्योरियां आती थी भारत के लिए, माल्थस थ्योरी आती थी, बहुत सारी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ भाई, ये छुट्टी छुट्टी कौन करा रहा है भाई? हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोशन बसंत, अच्छे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, सुनाई दिखाई दे रहा हूँ, एक बार थम्स अप कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया, मैं एकदम अच्छा हूँ बेटा। उत्तम, इमोजी ट्राई कर रहे हो कि बेटा? कौन कौन सी इमोजी काम कर रही हैं? है भाई, तुम्हारी हरकतें देख के लग रहा है कि तुम इमोजी ट्राई कर रहे हो कि कौन कौन सी इमोजी जो है वो सही से काम कर रही है और कौन कौन सी नहीं कर रही है। सारी डाल दियो यार। है भाई, सब ठीक ठाक? चलिए तो शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं और आज पढ़ाई के मामले में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, आप लोग याद करके आने वाले थे, आप लोग पढ़ के आने वाले थे कि क्या क्या कौन सी चीजें हैं, खास रूप से आपको ये बता करके आनी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ के आएंगे, क्या क्या टारगेट्स हैं वो सब देख के आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या देख के आना है। हाँ भाई, कई लोगों ने कहा है कि अब शादी करनी पड़ेगी, तो वो शादी करने वाले जो लोग हैं वो हरियाणा वाला एग्जाम्पल भी देख लें और तब जाके शादी का प्लान करें। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैंने पंचवर्षीय योजनाएं क्या है ये सब बता दी थी, मैंने बॉम्बे प्लान क्या है ये बता दिया था। पहली पंचवर्षीय योजना, तो देखिए पंचवर्षीय योजना पढ़ने से पूर्व आपको एक बात सीखनी होगी और वो ये है कि पंचवर्षीय योजना कब कब आई और कितनी आई। असल में क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पंचवर्षीय योजना कुल कितनी आई ये पकड़ना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कब कब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई ये पढ़ना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल जो आते हैं वो बहुत आसान प्रकार के आते हैं, लेकिन वो असल में रटने वाले सवाल होते हैं। अगर हम उन्हें याद नहीं कर रहे तो वो बेसिकली हमारे लिए यूजलेस है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, सबसे आखिर वाली यानी कि वर्तमान में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है वर्ष 2020 में, उसका नाम बताइए। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो वर्तमान में चल रही है? हाँ भाई, अरे ये क्या लिख रहे हो? नहीं नहीं क्यों लिख रहे हो भाई? नहीं चल रही पक्का? जी हाँ, अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। मोदी जी के राज में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। तो फिर बोले सर मोदी जी का बिना योजना के काम कर रहे हैं क्या? मतलब दूर का दिखता है क्या इनको? अरे हमने कहा भाई पंचवर्षीय योजना का मतलब ये हुआ कि 5 साल की योजना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा उनके पास कोई जुगाड़ नहीं है। भाई इनके पास नीति आयोग है और उस नीति आयोग ने 3 साल, हाँ भाई, नीति आयोग ने कितने कितने साल की प्रोग्राम बनाए हैं कोई बताएगा? मैं बताऊंगा नहीं, आप बताइए मुझे कितने कितने साल के प्रोग्राम हैं। ये तो आपने सुन लिया अभी 3, इसके अलावा बताएं। नहीं कुछ नहीं आ रहा आप लोगों का। हाँ, एक विद्यार्थी ने दिया आंसर, रमाकांत बोहरा। हाँ, 3 7 15 ये मेरे प्यारे साथियों इनके विजन्स हैं, है ना? मतलब इनके अपने इनकी प्लानिंग जो है वो 3 साल, 5 7 साल और 15 साल, जैसे पंचवर्षीय योजना आई थी ठीक उसी प्रकार से। लेकिन इसमें भी आप ऐसे ना समझें
कि पंचवर्षीय योजना की तरह कुछ बातें की गई होंगी। असल में अब मैं आपको थोड़ी सी बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं, तब पीछे लेके चलूंगा। आप इसको ऐसे समझना बेटा। होता क्या है कि मान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना में कोई भी सरकार ये सोचती थी कि 5 साल बाद कहां पहुंचना है। दोबारा सुनिए, सरकार ये सोचती थी कि 5 साल बाद कहां पहुंचना है, ये टारगेट हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मोदी जी ने, या फिर ये समझिए कि नीति आयोग की जो स्थापना की, प्लानिंग कमीशन खत्म करके, वो जो सबसे बड़ा लॉजिक था उनका ये था कि देश अब इतना जल्दी परिवर्तित हो रहा है कि हम 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। यानी कि हम 5 साल का टारगेट नहीं ले सकते, हमें हर साल के हिसाब से टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। और ये बात थोड़ी लॉजिकल भी है। मतलब ये हुआ कि उनका कहना है कि आप जब लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हो तो काम करने वाले लोगों के अंदर एक थोड़ा सा रिलैक्स ऑफ माइंड होता है कि हाँ हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि आपको ये कह दिया जाए कि आपका एग्जाम 5 महीने बाद है, और एक यदि तुलनात्मक रूप से ये कहा जाए कि आपका एग्जाम 5 दिन बाद है या फिर 15 दिन बाद है, तो आप दोनों में साइकोलॉजिकल प्रेशर फील कर सकते हैं। जब 5 महीने बाद की बात बोली जाएगी तब आपको ये फील आती है कि यार अभी तो बहुत सारा टाइम है, कर लेंगे। और वो कर लेंगे वाला जो काम है ना, वो लास्ट डे तक जाता है। वेयर एज जब हम बोलते हैं कि 5 दिन बाद है, तो हमारी हालत सेम डे नींद ना आने की हो जाती है, हमें नींद आना बंद हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि पंचवर्षीय योजना के तुलना में वर्तमान में जो नीति आयोग आया, वो क्यों आया, मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि पंचवर्षीय योजनाएं थोड़ी लॉन्ग टर्म दिखती थी, ऐसा मोदी जी को लगता था। बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन वो आप आंसर में लिख नहीं सकते। जैसे कांग्रेस की लीगेसी को मतलब ये चालू नहीं करना चाहते थे, मतलब भविष्य में कांग्रेस की ही बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे। फिर दूसरा, दुनिया के सामने अपने आप को दक्षिणपंथी दिखाना था, यानी कि अपने आप को थोड़ा पूंजीवादी विचारधारा का दिखाना था अमेरिका को। तो यूएसएसआर की जो नीतियां थी उससे बाहर निकलना था। बहुत सारे और कारण हैं, उन्हें आप लिख नहीं सकते। जो लिख सकते हैं मैंने वो कारण आपको बता दिया। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो हमने रखी वो क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक एक करके जितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं उनका टाइम पीरियड एक बार देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में। अब ध्यान से देखिए, 66 के बीच में यहां तक तो आप पहुंच गए, लेकिन 66 के बाद क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना जहां चौथी आनी चाहिए थी वहां पर योजना ही नहीं आई, यानी कि योजना छुट्टी पर चली गई, और इसे हम कहते हैं योजना अवकाश, यानी कि प्लान हॉलीडे। सरकार छुट्टी पर नहीं गई, सरकार ने योजनाएं नहीं बनाई, क्योंकि जेब में नहीं है दाने तो मम्मी चलेंगी कैसे भुनाने, यानी कि धन ही नहीं है तो काम कैसे होगा। ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल टन पाल मदन गोपाल और छुट्टी कर दी, बोले चलो भाई कोई काम नहीं हमारे पास, पंचवर्षीय योजना जैसी चीज नहीं बना सकते। इसी को हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। यहां पर ये नहीं है कि जस्ट चिल, चलो अब सब लोग आराम से मतलब वो बनाएंगे, क्रिसमस ईव बनाएंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, वो वाला सीन नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर 3 साल के लिए कोई योजना नहीं, एक प्रकार से एक साल की योजनाएं बनाई गई थी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से फिर चौथी योजना आती है 69 से 74 के बीच में। अभी बताएंगे कारण क्या है, वो तो सब आएंगे ही। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, एक एक बहुत बुद्धिजीवी विद्यार्थी हैं जिन्होंने आंसर भी लिखा है कि सर अकाल आ गया था इसलिए ऐसा करा, है ना। अच्छा, कौन लड़ रहा है राजनीति पर भाई, अरे भाई राजनीति पर लड़ी है मत यार, है ना। हाँ मतलब आप पढ़ लो यार, मैं आपको, ये सबसे बोरियत भरा टारगेट है, मेरी बात सुनो। जो आप टाइटल पढ़ रहे हो ना, मेरा मेरा तरीका ये होता है कि सबसे बोरियत वाला टाइटल मैं सबसे पहले उठाता हूं, इसके बाद हर टाइटल इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि कृपया करके आप ना लड़ें, है ना। हाँ भाई, थैंक यू सो मच राकेश राजोरा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश।
है ना। तो ये मैं केवल इसलिए आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानियां सुनाता रहता हूं ताकि आप लोगों का यार मन लग जाए, अदरवाइज इस बोरिंग टाइटल को आप लोग बिना पढ़े चले जाते हो, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लो, चीजें याद रह जाएंगी, है ना। फोर्थ पंचवर्षीय योजना आती है 69 से 74 के बीच में। फिफ्थ आती है 74 से 79, सब चल रहा है बढ़िया से। 79 के बाद में 78 से 80 के बीच में फिर आती है वार्षिक योजना, यानी फिर मामला गड़बड़ा गया, फिर मामला गड़बड़ा गया, लेकिन इस बार जो मामला गड़बड़ाया वो किसी और कारण से था, बताएंगे उन कारणों को भी। लेकिन ये ध्यान से देखना जरूरी है कि यहां पर एनुअल प्लान यानी कि वार्षिक प्लान आए थे, एक एक साल वाले प्लान आए थे। फिर मेरे प्यारे साथियों छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से लेके 1985 के बीच में, ठीक है। अब देखिए 74 से 79 अगर आप नोटिस करें तो 74 से 79 वाली पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई। ध्यान से देखिए 79 की जगह यहां पर 78 वाला जो साल है, 78 से 79 वो तो रोलिंग प्लान खा गया, एक प्रकार से ये पूरी नहीं आ पाई थी, है ना। आप यहां पर देखिएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, फिर 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना आई। ये याद रखना, अभी बताऊंगा मैं सारी चीजें बताऊंगा क्या हुआ कैसे हुआ, बस एक बार देख लो आप, ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना के बाद में सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85-90 के बीच में आई। फिर 90 में हालत फिर से खराब हो गई, फिर से हालत खराब हुई तो फिर आ गया एनुअल प्लान। एनुअल प्लान कब आया, 1990 से 91 के लिए, 91 से 92 के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आ गया, एनुअल प्लान आ गया। अब आगे देखिए, इसके बाद 92 से 97 के बीच में आठवीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद लगातार आती रही 97 से 2002, 2007 से 2000, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 12 से 17, वर्तमान में 17 वाली जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो गई। अब एक बात सोचने की आवश्यकता है, देश को कुल योजना काल में कितने साल मिले काम करने के लिए, ये बताएं। सबसे पहला जो साल था जब योजना शुरू हुई वो ईयर कौन सा था, हाँ भाई कौन से साल में सबसे पहली योजना आई थी, 1951 में, 2017 तक चली। टेक्निकली अगर आप कैलकुलेट करें तो 51 से लेकर के, हाँ भाई रीजनिंग जानने वालों, 1951 से लेकर के आपके 2017 तक योजना चली है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कितने साल योजना चली, है ना। 51 से लेकर के साल चली 66, ठीक है। चलिए अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी चली, 66 ईयर। मैं लिख लेता हूं, एक मिनट रुकिए, है ना। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ये सब बातें भविष्य में यदि याद ना भी रहे तो काम चला लो। अरे चल भाई, हाँ 66 ईयर, है ना बेटा। अच्छा अब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, 66 ईयर चली। दूसरी बात मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि भाई इसमें 12 पंचवर्षीय योजना आई, तो टेक्निकली 12 इंटू 5, 12 पंजू 60, 60 साल तो आपने पंचवर्षीय योजना में निकाल दिए, है कि नहीं। अच्छा अब जरा एक बार बताना, वो कौन कौन से साल थे जब कुछ नहीं हुआ था, है ना, मतलब जो कुछ नहीं हुआ वो कौन कौन से थे। हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूं आपको। हाँ भाई सबसे पहले 66 से 69 के बीच में 3 साल तो वो हो गए हैं। अच्छा 3 साल वहां पर हो गए, 2 साल बीच में हो गए, मतलब 3-2-2 के टर्म में आए थे, 3+2+2। हाँ भाई याद है, हाँ जी 3+2+2, 3 तो थे 66 से लेकर के 67, 68, 69, 69 तक। इसी प्रकार से 78 से लेकर के 90 तक, इसी प्रकार से 91 से लेकर के 92 तक, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों यहां पर 7 साल निकल के आए ये वाले। तो 60+7 मिलकर के कितने हो गए, 67 हो गए। होने कितने चाहिए थे, 66 होने चाहिए थे। कहां फंस गया मामला, मामला कहां फंस गया, जी हाँ यहां पर 78 से 79। तो मैंने इसीलिए आपको वो चीज बताई थी उस समय, ध्यान दिलवा दी थी, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो 74 से शुरू हुई थी 79 तक जानी थी, वो 78 में ही रोल बैक कर गई, और उसकी जगह 78 में सरकार बदलने से जनता पार्टी सरकार आ गई और उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च कर दी, जो असल में छठी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी गई थी। यानी कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो पांचवी के पूरा होने से पहले ही शुरू कर दी गई थी। पांचवी खत्म होने वाली थी कब, 79 में। जनता पार्टी सरकार आई और उन्होंने अपनी छठी वाली शुरू कर दी, अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने 78 से 93 के बीच में, अब देखो
अगर मान लो देश में जनता पार्टी सरकार 5 साल पूरे कर जाती तो भाई साहब आपको छठी पंचवर्षीय योजना 78 से 83 के बीच में पढ़नी पड़ती, लेकिन जनता पार्टी सरकार चल नहीं पाई, 1980 में कोलैप्स कर गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 1980 में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है और फिर छठी पंचवर्षीय योजना यानी 80 से लेकर 85 के बीच में योजना रिलीज होती है। तो छठी पंचवर्षीय योजना कितनी बार आई, असल में 2 बार आई। मैंने आपसे कहा था ना कि ये कोई गरीबी के कारण नहीं आई थी, ये पंचवर्षीय योजना जो आई थी ये असल में सरकारों की अस्थिरता के कारण आई थी, देश इमरजेंसी से बाहर निकल रहा था, तो मोरारजी देसाई सरकार ने। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा जो मेरे दिमाग में भी बनता अगर आपकी जगह मैं बैठता, तो सर ऐसी भी क्या दिक्कत है इन लोगों को, क्यों नहीं ऐसा काम कर देते। हमने कहा क्या चलने देते उसी को, पहले वाली को क्यों नहीं चलने दिया, क्या मतलब इन्होंने ऐसी दिक्कत क्यों करी, है कि नहीं भाई, एक सवाल बनेगा ना दिमाग में अपने। तो मेरे प्यारे साथियों असल में प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो बेटा अब क्या है कि अपना जो बजट आता है ना, उस बजट में आप लोग हालांकि अभी इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू नहीं किए, अगर आप देश का बजट देखेंगे तो बजट 2017 से पहले तक का जो बजट आता था असल में उसमें सरकार अपने खर्चे 2 प्रकार से रखती थी, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। दोबारा सुनिए, अगर आप लोग बजट पढ़ेंगे तो हाँ, अब इकोनॉमिक सर्वे भी उठा के देख सकते हैं, उसमें भी लिखा होता है क्या है, दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 2 चीजें हुआ करती थी। बिल्कुल देवी राजपूत ने कहा प्लान वाले अलग फिक्स, हाँ बिल्कुल। असल में क्या होता था कि प्लान का मतलब है जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत खर्चे प्लान किए गए हैं, जैसे शिक्षा में इतना पैसा खर्च करना है ना, सड़कों पे इतना करना है, स्वास्थ्य में इतना करना है, इन चीजों पे इतना इतना खर्च करना है। हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती थी। मान लीजिएगा कि भाई इंदिरा जी ने जो पॉलिसी बनाई वो गरीबी मुक्त भारत की बनाई, तो ऐसी स्थिति में वो सरकारी योजनाओं पर अपना जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा करेंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, एक बात सोच के देखो, आप इसको सरकार मत समझो, इसको आप अपने आप को मानो, इस जगह पर आराम से ये बात समझ में आ जाएगी। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आप सरकार में हैं, आपको क्या करने का कहा गया कि भाई आप सरकार चलाइए, आपके पास 2 विकल्प हैं, इतना धन है आपके पास, आप अपनी प्राथमिकताएं तय करिए। धन तो फिक्स है, प्राथमिकताएं तो परिवर्तित कर सकते हो ना आप। हो सकता है कि आप किसी विभाग को फंड ही अलॉट ना करो। भाई एक बात बताओ, जैसे जापान है, जापान में फंड के नाम पे अलॉटमेंट एजुकेशन में होता है, हेल्थ में होता है, रिसर्च में होता है, लेकिन डिफेंस में नहीं होता। अब सोच के देखो, पैसे की कमी थोड़ी है, वो डिफेंस में पैसा खर्च ही नहीं करते। उनका मानना है कि जब कोई और रक्षा कर रहा है हमारी, तो हम क्यों करें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास पैसा है, वो कहां खर्च करती है ये सरकार के ऊपर है। अब जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल से ज्यादा जो पैसे खर्च किए वो डिफेंस पे खर्च किए। ध्यान से समझना, जो बातें बहुत स्ट्रेटेजिकल थी उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। अब देश की रक्षा के नाम पर आप मना भी नहीं कर सकते, भाई रक्षा है, सर्वोपरि है। तो ऐसी स्थिति में जो धन है वो सरकार ने कहां खर्च किया, ये उसकी विल पर है। पहले क्या होता था मेरे प्यारे साथियों कि ये जो विल है ना, ये विल जब प्लान एक्सपेंडिचर में डाल दी जाती थी, अब 5 साल के लिए आपने तय कर दिया कि भाई इसमें इतना धन जाना है, तो आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। प्लान एक्सपेंडिचर में जब आप धन को बोलते थे भाई, मतलब बजट बनाया कि भाई इतना धन हम आने वाले टाइम में इस पर खर्च करेंगे, तो परिवर्तित नहीं कर सकते थे। हाँ, फंड ऊपर नीचे होता था, क्योंकि इसमें जो प्लानिंग कमीशन था उस प्लानिंग कमीशन को अपने से ऊपर एनडीसी से परमिशन लेनी होती थी, और मेरे प्यारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से, और उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो है वो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आके बैठते थे, यानी मुख्यमंत्री आके बैठते थे। सब लोग मिलकर डिसाइड करते थे इस प्लान को, यानी प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनने वाले पंचवर्षीय प्लान को, कि किसको कितना पैसा चाहिए। ऐसी स्थिति में अब चूंकि देश में नीतिगत निर्णय लेना मुसीबत का कारण बनता था, ऐसी स्थिति में इस प्लानिंग का पार्ट को ही हटा दिया गया और शॉर्ट टर्म गोल्स रखे गए। ये हुआ नीति आयोग के अंदर। एनीवे, फिलहाल के लिए हमने क्या समझ लिया, 1951 से लेकर के 2017 तक 66 इयर्स के लिए हमें प्लानिंग मतलब मिली। उस प्लानिंग में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, लेटेस्ट जो है वो 2017 में पूरी हुई। इसके बीच में हमारे पास में 7 साल ऐसे आए जब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी।
लेकिन इस स्थिति में जो पहली परिस्थिति बनी थी वो 66 से 69 के बीच में बनी थी, क्योंकि 65 के वॉर में भारत पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान को हराया था। परिस्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि भारत के पास खाने के लिए धन नहीं था, मतलब खाने के लिए अनाज नहीं था। अब आइए इस परिस्थिति को भी देख लेते हैं, 66 से 69 वाला। यहाँ पर द मेन रीजन बिहाइंड द प्लान हॉलीडे वॉज द इंडो पाकिस्तान वॉर एंड फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। तीसरा प्लान जो था वो फेल मार गया था, इसलिए हम लोगों ने यहां पर हॉलीडे का अवकाश घोषित कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में इनिशिएट किया गया था। और अब आपको यहां से जुड़ी हुई मैं एक बहुत ही शर्मनाक बात सुनाता हूं, जिससे आपका खून खौल उठेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये, समय था वर्ष 1965 का, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी और पाकिस्तान का नेचुरल दोस्त, उस समय पाकिस्तान का नेचुरल दोस्त अमेरिका हुआ करता था। उस समय चाइना को कोई लेना देना नहीं था पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना अपनी ही परिस्थितियां गुजर रहा था। 61 का वॉर वो जीत चुका था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान इसका मित्र था। किसका? अमेरिका का। अमेरिका उस समय भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध राष्ट्र था। ऐसी स्थिति में इधर यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर के पास में असलहा तो बहुत था, लेकिन संसाधनों के नाम पर किसी को देने के लिए भोजन नहीं था। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, भोजन किसको मांगना है, सबको लड़ाई करने के लिए असला ही तो चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेरे प्यारे साथियों। गूगल करिएगा, एक बात बताने जा रहा हूं आज, जिससे कि आपका हृदय एकदम टूट जाएगा, और उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के पास अपने नागरिकों को खिलाने के लिए अनाज खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में युद्ध के परिदृश्य में नेहरू जी अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, उनको मालूम है कि यूएसएसआर हमारा दोस्त है, उसके पास भी हमको देने के लिए अनाज नहीं है। हम अनाज मांगने यूएसएसआर के पास गए और हमें अनाज नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके पास ही पैदावार नहीं थी। अमेरिका में यह अनाज जो पैदा करते थे, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो मेजोरिटेरियन जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि वो वेजिटेशंस की जगह नॉन वेज पसंद करते हैं, और नॉन वेज में वो सामान्यतया सुअर खाते हैं। सुअर के अंदर सुअर का मांस, मतलब वहां का जो पॉर्क होता है, वो काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या कोई भी पशु, और उसको खिलाने के लिए वो अनाज पैदा करते हैं। यानी उनका सिस्टम ये है कि सुअरों को अनाज खिलाएंगे, और वो अनाज जो है उसकी वजह से जो सुअर बड़ा हुआ वो सुअर वो खुद खा लेंगे। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, भारत के निवेदन करने पर वहां के मतलब तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत से कहा कि हम आपको अनाज तो दे रहे हैं, ये अनाज आप तक कंडीशंस के साथ पहुंचेगा। कंडीशंस क्या होंगी कि आपको इन इन परिस्थितियों को मानना पड़ेगा। वो सामने हमारे नहीं आई, क्योंकि ये सब बातें डिप्लोमेटिक डील होती हैं, वो बात नहीं आई। अमेरिका ने हमें जो अनाज भेजा वो उनके सुअरों को खिलाने वाला अनाज था, जो सामान्यतया ये कहा जाता था कि जो मतलब फेंक दिया जाएगा वो अनाज था, जिसे PL480 के नाम से जानते हैं। उस अनाज का नाम था PL480। PL480 सड़ा हुआ अनाज हमें भेज दिया गया। ये सड़ा हुआ अनाज, इसमें आधे से ज्यादा अनाज जो था वो खराब था, और जो हमें सहायता के नाम पर भेजा गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ी ही हृदय विदारक घटना थी देश के लिए, और इस घटना ने कहीं ना कहीं नेहरू जी को तोड़ दिया था। ये घटना जब नेहरू जी को तोड़ चुकी थी, और नेहरू जी का मतलब हार्ट अटैक आने से इसी समय पर निधन हो गया था। इसी समय पर मेरे प्यारे साथियों, देश की बागडोर संभाली थी पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने देश की नींव संभाली, और संभालने के बाद जब उन्होंने देखा कि देश की परिस्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं, और ऐसी परिस्थितियों में हमें देश को यहां से बाहर निकालना होगा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें आत्मस्वाभिमानी बनना होगा। हमें स्वयं से ही निर्णय लेना होगा कि कैसे हम अपने देश को चलाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, 64 में नेहरू जी का निधन हो गया था। परिस्थितियां पहले से ही इतनी खराब हो चुकी थी कि मतलब एक प्रकार से ना, युद्ध जो होता है वो एक दिन में नहीं होता है। युद्ध शुरू लंबे समय से हो चुका होता है। जैसे हमारा जो चाइना के साथ अगर भविष्य में युद्ध होता है, तो आप युद्ध की तारीख भले ही याद रखें, लेकिन जो इन दिनों क्लैशेस हो रहे हैं इन्हें कोई याद नहीं रखता। असल में सबसे ज्यादा टेंशन वाला माहौल तो इन्हीं दिनों चल रहा है। गलवान वैली इंसिडेंट, जून के बाद जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया,
ये उसी प्रकार का महीना है जब नेहरू जी पाकिस्तान को समझाने के लिए इधर उधर जा रहे थे, यूएसएसआर से मिल रहे थे, और मेरे प्यारे साथियों नेहरू जी का निधन हो गया, और मतलब हृदयाघात से। ऑब्वियस ही बात है, देखो जिसने देश बनाया, मैं इसलिए कई बार आपसे कहता हूं कि नेहरू जी को कुछ कहना जो है ना, लोग कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से चाइना मतलब हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। असल में बच्चों ये बात कहना आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है, आप इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि कूटनीति दुनिया में एक चीज ऐसी है जो काम कर गई तो आपको राजा बना देती है, और अगर नुकसान कर गई तो आपको विलन बना देती है। मेरे भाई, उन्होंने उस समय चाइना से जो डील की थी वो ये थी, पंचशील सिद्धांत अपनाइए। चाइना से नेहरू जी ने यह कहा था कि हम आपके साथ मिलकर के पंचशील सिद्धांत अपनाएंगे, जिसके तहत आप हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर मत करना और हम आपके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप एक सॉवरेन राष्ट्र की तरह बड़े होइए और हम भी एक सॉवरेन राष्ट्र की तरह बड़े हो जाएंगे। आप भी अपने यहां पर शासन चलाइए, आपके यही तो कारण है कि भारत ने उसी कारण से तिब्बत को मान्यता दे दी कि तिब्बत चाइना का है। देखिए, जो आदमी दिल से अच्छा होता है, मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको ना, आपको दुनिया कैसी दिखती है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता दुनिया कैसी है, ये इस बात पर निर्भर करता है आप कैसे हैं। ये बहुत कटु सत्य है, हम इसका विश्वास नहीं करते। आप अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं, दुनिया जैसी है वैसा नहीं देखते हैं। आपके मन में छल कपट है तो आपको हर आदमी चोर नजर आएगा। आपके नजर में अगर विश्वास है, आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आपने अपनी नेचर ऐसी बना रखी है कि लोगों पर मैं विश्वास करूंगा, आप सामने वाले पर विश्वास करेंगे। इंसान की प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है, समझ रहे हैं आप अपने नजरिए से दुनिया देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप खुद जैसे होते हैं वैसे दुनिया को उसी फ्रेम में रख के देखते हैं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में नेहरू जी जिस प्रकार से देश को आजाद करवाए थे, उन्हें यह विश्वास था कि पड़ोसी राष्ट्र चाइना जो है वो हमें आजादी के बाद बड़ा करने में मदद करेगा। भाई बिल्कुल ऐसे हो गया ना, जैसे मान लीजिए कि आप दो पड़ोसी हैं, आप दो मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं, आपके एक मित्र का पहले सिलेक्शन हो गया, अब आपका सिलेक्शन के लिए आप तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। पड़ोसी राष्ट्र आपका चाइना है, जिसने हाल ही में वर्ल्ड वॉर में उसी टीम से मैच खेला जिस टीम से ब्रिटेन मैच खेल रहा था, यानी कि एक प्रकार से दास्ता ये भी स्वीकार कर चुका था। अब वो देश आजाद हुआ है तो एक आपके मन में क्या होगा कि भाई मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया है, आपके साथ में कोई बच्चा रहता था वो भी सेलेक्ट हो गया, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यार भैया अब मिलकर के अपन काम करेंगे। होता है ना आप लोगों में, अगर कभी कोई भी सक्सेस आपने देखी हो, आप किसी के साथ मिलकर सक्सेसफुल हुए हो, एक भाव होता है कि यार हम लोग मिलके ना साथ में ये काम करेंगे भैया, अब तो अपन मेहनत करेंगे, यूं करेंगे, आप खुश होते हैं। देश में नेहरू जी उसी प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। लोग क्या करते हैं, उनकी कोई मॉर्फ की हुई फोटो गूगल पे डाल देते हैं, कुछ कहीं से डाल देते हैं, मतलब गांधी जी मतलब नेहरू जी ने यूं किया। नेहरू जी की वजह से ही आज जो देश बना हुआ है ना, आप लोग जिस देश में जी रहे थे, जिस देश में बोलने की आजादी, जाने की आजादी, सब कुछ करने की जो आजादी थी, वो नेहरू जी का ही विजन था। आप इसको तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे। आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी में भी जब आप डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे, डिटेल में ज्योग्राफी, डिटेल में इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब पढ़ेंगे, तब जाके कहीं नेहरू जी आपके दिमाग में समझ में आएंगे। जितने भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, जब वो तैयारी में घुसते हैं तब वो नेहरू विरोधी होते हैं, जब वो तैयारी से बाहर निकलते हैं या सेलेक्ट हो चुके होते हैं, तब वो नेहरू जी के मतलब प्रशंसक बन के बाहर निकलते हैं। ये मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितना जितना नॉलेज अंदर जाएगा उतनी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अज्ञानता हमें हमारे नजरिए से दुनिया दिखाती है, और जब ज्ञान हमें हो जाता है तो चीजें समझ में आने लगती हैं। एनीवे, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, देश के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बकायदा उस युद्ध में जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत का 1965 में वॉर हुआ, उस युद्ध में किसानों के लिए, जवानों के लिए 2 वक्त का भोजन बितवाने के लिए कि भाई इन तक भोजन पहुंच जाए, अनाज की इतनी कमी थी, ऐसी स्थिति में 2 वक्त का वहां भोजन पहुंच जाए, इसके लिए नारा दिया जय जवान जय किसान का। और इस किसान के जय जवान जय किसान के नारे के तहत मेरे प्यारे साथियों, जब भारत के सभी लोगों ने, मेजोरिटी में बहुत सारे लोगों ने अपना एक वक्त का भोजन त्याग दिया, लोगों ने एक समय खाना खाया और अपने एक समय का खाना खा करके अपने हिस्से का जो अनाज है वो अपने सैनिकों के लिए भिजवाया।
इस पूरे टाइम पर कहते हैं कि शास्त्री जी जो हैं वो व्रत पर रहे थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली, वो व्रत किया जब तक युद्ध चला, और मतलब ऐसे उनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। फाइनली मेरे प्यारे साथियों ये युद्ध भारत जीत गया, और उस समय उन्होंने नारा दिया कि जय जवान जय किसान, यानी कि किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक पेट में अन्न या अनाज नहीं होगा हमारा जवान लड़ेगा कैसे। और भारत ने उस दिन कसम खाई ग्रीन रेवोल्यूशन की। मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़े बड़ी थ्योरियां आती थी भारत के लिए, माल्थस थ्योरी आती थी, बहुत सारी थ्योरी आती थी जिसमें ये कहते थे कि भारत एक फेलियर स्टेट हो जाएगा। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो भारत के लिए केवल कल्पना ये करते थे कि भारत एक दिन एक फेलियर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास अनाज नहीं है, जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है जैसे आजादी का इंतजार कर रही थी। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो जनसंख्या आजादी के बाद जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। ऐसी स्थिति में लोग यही कहते थे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब एक्चुअली एक टर्म निकाल दी गई थी उस समय हिंदू वृद्धि दर, कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, कि ये लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं और बढ़ते गए तो अल्टीमेटली यहां पर ये तो प्रोपोर्शनेट में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आज 1 से 2 थे, 2 के 4, 4 से 8 ऐसे हो रहे हैं, लेकिन कृषि ऐसे नहीं बढ़ती है। भाई प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आज आप 100 क्विंटल पैदा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो 110 क्विंटल कर देंगे, 120 कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आज आप दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो करते गए तो पॉपुलेशन विस्फोट हो जाएगा ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में लोगों ने, तो इस समय पर मेरे प्यारे साथियों जो आप एम एन स्वामीनाथन जिन्हें पढ़ते हैं, इन स्वामीनाथन जी जिनकी बेटी जो है इस समय वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के अंदर वैज्ञानिक लगी हुई हैं, सौम्या स्वामीनाथन, जो एम एन स्वामीनाथन जी हैं, इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग से मतलब वो लेते हुए, मोटिवेशन लेते हुए देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, और ये प्रयास किया कि हम पूरे देश में क्रांति नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पूरे देश में क्रांति ना लाते हुए हम हरियाणा, पंजाब, कोस्टल स्टेट्स जहां पानी पहुंचाया गया है, जहां पर किसान तुलनात्मक रूप से समृद्ध है, जिसके पास जमीनें ज्यादा बड़ी हैं, हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसे फर्टिलाइजर मुहैया कराएंगे, उसे पानी मुहैया कराएंगे, उसके लिए मंडी उपलब्ध करवाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करेंगे, जिसकी वजह से वो अपना काम अच्छे से कर सके। ऐसी चीजों में मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई प्रिंस नवनीत सर, आज जो चमचा वर्सेस अंधभक्त जैसे लोगों पर आप कैसे विचार रखते हैं? बेटा मैं कोई विचार नहीं रखता, मैं करूंगा, इस पे भी चर्चा आऊंगा, है ना। तो फिलहाल के लिए आप ये समझें कि एक प्रकार से ये जो बातें निकल के आई, इससे भारत के अंदर इतनी मतलब जनसंख्या बढ़ती रही अपने दर से, लेकिन भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो परिस्थितियां ऐसी बदल गई, जिन राष्ट्रों से भारत कभी अनाज मांगता था, भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया। वर्तमान परिस्थितियां, जिस समय भारत की कुल आबादी 130 करोड़ है, उस समय भारत के पास में आने वाले 3 साल तक अगर भारत में अकाल पड़ जाए, आने वाले 3 साल तक भारत में अगर अकाल पड़ जाए तो इतने साल के लिए भारत के पास अनाज सुरक्षित है, यानी कि 3 साल तक जीरो प्रोडक्टिविटी हो तो भी हम अपना देश सक्सेसफुली चला सकते हैं। वर्तमान में आप जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन देखते हैं, यानी कि जो गोदाम देखते हैं, एफसीआई के गोदाम जिन्हें आप कहते हैं, वहां पर हर साल अनाज खरीद के रखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं वो अनाज खराब हो रहा है, वो उन परिस्थितियों के लिए है कि जैसे विकट परिस्थितियां उस समय आई थी, ऐसे कभी भी आ गई, एक हमने रिजर्व बना रखा है। भारत अब दुनिया में कृषि एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्टर्स में टॉप सूची में आता है, यानी भारत खुद के लिए तो प्रोड्यूस करता ही है, दुनिया के बहुत सारे देशों का पेट भरता है। जब जरूरत पड़ती है तो भारत लोगों को दान में अनाज देता है, बहुत से अफ्रीकी देशों को अनाज दान में दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो भारत को ग्रीन रेवोल्यूशन से मिली। तो ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो प्लानिंग के साथ में आप लोगों को समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीयू कुमार कह रहे हैं कि आपने जो नेहरू जी के बारे में ज्ञान दिया, बेटा ये ज्ञान था ही नहीं नेहरू जी के बारे में। ज्ञान नेहरू जी के बारे में समझने के लिए ना, मतलब थोड़ा अलग विजन रखना पड़ेगा आपको, एक अलग पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, उनकी एक एक हर चीज को नोटिस करना पड़ेगा। जब वो शिमला समझौते के तहत अपनी तरफ से अपॉइंट करके एक मुस्लिम व्यक्ति को वहां भेजते हैं जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, क्या नाम था उनका बताएंगे? मतलब आप हल्के में नहीं ले सकते साहब उनको। मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम आजाद।
अबुल कलाम आजाद, अबुल मतलब होता है बहुत विद्वान व्यक्ति, ठीक है, उनको जब रिप्रेजेंट करके भेजा, उसी समय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कितने बड़े कूटनीतिक दांव खेलते थे। मतलब उनकी कूटनीतिक और सूझबूझ के ऊपर आप मजाक में नहीं ले सकते भाई। वो वाकई में एक लीडर थे। जब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग अपने आप को यह कह रही थी कि मैं अपना प्रतिनिधित्व मानती हूं मुसलमानों का, मैं ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हूं, तब बहुसंख्यक समाज की जो पार्टी थी, यानी कि एक तरीके से मुसलमानों की नजर में जो हिंदू पार्टी थी, जो कांग्रेस हुआ करती थी उस समय, उसने अपना प्रतिनिधि बना करके अबुल कलाम आजाद को भेजा। तो अंग्रेज चकरा गए कि ये हो क्या रहा है। आप सोचिए ना, मतलब ऐसे चीजें ऐसे नहीं सोच सकते आप। बहुत चीजें होती हैं। अब जैसे बहुत, हर चीज के दो पक्ष होते हैं मेरे प्यारे साथियों, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। कहने वाले ये भी डिक्लेयर, मैं दोनों चीजों पे पक्ष और विपक्ष में बोल सकता हूं। मतलब बाय गॉड ग्रेस मेरे पास कंटेंट इनफ है। अगर मैं पक्ष में बोलना शुरू करूंगा तो मैं पूर्ण रूप से पक्ष में भी बोल दूंगा, एक एक बातें विपक्ष में भी बोलना शुरू करूंगा तो कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली एक लाइन आपसे बोलूंगा और वो होती है कूटनीति। कूटनीति का मतलब होता है आपको हर चीज के पक्ष और विपक्ष पता होते हैं, आप बस अटेम्प्ट लेते हैं क्योंकि सामने कुछ नहीं पता है। जैसे वर्तमान में भारत जो है वो विदेश मंत्रियों की बैठक में बैठने गया, उस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई। अब ये कूटनीतिक हार भी कहला सकती है अगर मान लीजिए युद्ध हो जाए, कूटनीतिक जीत भी कहलाई जा सकती है अगर युद्ध टल जाए। तो ये सब बातें हैं जो भविष्य के गर्भ में है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसका कोई भी रोड मैप नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रोड मैप नहीं है। आज भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा था, क्या किसी ने सोचा था कि एकदम कोरोना आएगा, सब चीजें मटिया मेट कर जाएगा? ऐसा किसी ने नहीं सोचा था ना भाई। आज देश के हालात हैं, आज सांसद अपनी तनख्वाह कटवा रहे हैं या फिर देश की तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ये प्लान्ड नहीं था ना। तो ये सब भविष्य के गर्भ में है। आपकी नीतियां आपके विरुद्ध हो सकती हैं, अपने आप गलत सिद्ध हो सकते हो। एनीवे, तो समझ में आ गया ये प्लान हॉलिडे क्या था, ये मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया। अब मैं असल में इन बातों के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लान हॉलिडे समझ में आ जाता है तो देश की दिशा समझ में आ जाती है कि देश ने फिर क्या किया, वो बातें समझ में आ जाती हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों रोलिंग प्लान क्यों आया था ये मैंने आपको बता दिया। रीजन एकदम स्पष्ट है। इस समय भी कारण में मेरे प्यारे साथियों 1971 में हुआ वॉर ही था। 1971 के वॉर के कारण भारत ने इमरजेंसी देखी थी। इमरजेंसी की परिस्थितियों के बाद में 1975 में इमरजेंसी देखी, जो कि इंदिरा जी के द्वारा लगाई गई थी, राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाई गई थी। और उस राजनीतिक अस्थिरता के कारण इंदिरा जी के खिलाफ एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि ये एक तानाशाह की तरह शासन करती हैं। उनके खिलाफ बने माहौल में हालात ये हो गए थे कि लोग उनसे इतने खफा हो गए थे, स्टूडेंट यूनियन, राजनेता, पत्रकार, हर वर्ग उनसे इतना नाराज हो गया था कि वो सब लोग सड़कों पर उतर आए। देश की जेलें कम पड़ गई। देश ने आजादी के बाद इतना बड़ा सरकार विरोधी आंदोलन पहली बार देखा था। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में इंदिरा जी ने दमनकारी नीतियां अपनाई रादर देन सरेंडर करने के। उन्होंने अपने कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर लिया। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों अब यहां पर उन विद्रोहियों को उठा उठा करके जेल में भेज दिया गया। जो लोग जेल में गए वो लोग वर्तमान में शासन में हैं। उनमें चाहे अटल जी हों, चाहे उस समय गए हुए मोदी जी हों, या फिर जितने भी ये जेपी आंदोलन के नेता हों, चाहे रजत शर्मा हों, ये सब लोग, अरुण जेटली हों, ये सब इमरजेंसी के दौरान जेल में गए थे। अपने जेल के अनुभव, अटल जी की जब जेल से अटल जी बाहर आए थे, कहते हैं कि जब उनकी बैठक हो रही थी दिल्ली के अंदर, मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे वो याद नहीं है, मोदी जी भी बताते तो हैं कि गए थे इमरजेंसी के टाइम पे। अब कब गए थे ये तो फिर वही वाली बात है, जैसे मोदी जी की डिग्री नहीं पता, उनकी जेल भी नहीं पता कौन से में गए थे, है ना। तो हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, एक मैं वीडियो देख रहा था अटल जी का, और उसमें ये था कि जब जेल से बाहर निकल के सारे राजनेता आए तो सब लोग आकर के जनता को संबोधित कर रहे थे, और ये उस समय जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, तभी तो जनता दल सरकार बनी थी, उसमें ये सब लोग शामिल थे। तो कहते हैं कि उस समय युवा नेता के रूप में अटल जी निकले थे। भाई अटल जी तो अभी निकल के गए ना, मतलब उस समय वो 40-45 साल के रहे होंगे। उस समय जब वो आए थे तो मंच पर, मतलब जमीन में, कहते हैं कि लाखों की संख्या गिन पाना। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी अटल जी के बारे में, देखना, वो बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री है। कहते हैं कि उस समय भीड़ देखने के लिए कि अटल जी क्या बोलेंगे, मतलब वो बोलते भी बड़े आराम से थे और लहजे में बोलते थे, उस बात को सुनने के लिए समा बंध गया था। मतलब कहते हैं कि जहां तक नजर जाए वहां तक लोग बैठे थे। और उन्होंने जब अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि सरकार ने हमारे साथ क्या गलत किया,
तो केवल रात ही रात में तख्ता पलट हो गया। कहते हैं कि उस दिन से जो अटल जी हैं उनकी छवि अटल हो गई, और उस दिन के बाद में मतलब जनता दल सरकार सत्ता में आ गई। मतलब कुछ इस प्रकार की स्टोरीज हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ऐसा क्या हुआ कि जनता दल सरकार टूट गई और कांग्रेस फिर से वापस आ गई। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि जनता दल सरकार जो है वो चूंकि सारे विपक्षियों के द्वारा, यानी कि सारे बुझे हुए बल्बों के द्वारा बनी हुई एक माला थी, जिसमें हर आदमी फिर अपने अपने हितों की बात करने लगा था, अपने अपने हितों की बात करने लगा था। इसका अर्थ ये हुआ, हर व्यक्ति ये चाहता था कि हम कैसे भी सत्ता का अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर लें। ऐसी स्थिति में हर पार्टी का सदस्य अपने अपने विभाग मांगने लगा कि मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए, और आपसी फूट का नतीजा ये निकला कि ये लोग अपना विश्वास मत भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसी दौरान मेरे प्यारे साथियों देश ने सबसे ज्यादा लगने वाले राज्यपाल शासन देखे थे, यानी कि राष्ट्रपति शासन देखे थे। क्योंकि जब जनता दल सरकार आई तो इन्होंने जितने भी राज्य जहां पर कांग्रेस का शासन था वहां की सरकारों से इस्तीफे दिलवा दिए, उन सब राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें आ गई। इसी प्रकार से मेरे वो मतलब जनता दल की सरकारें आ गई। सेम इसी प्रकार से सभी जगह के गवर्नर बदल करके खुद के गवर्नर रख दिए गए। राजनीतिक मतलब भारत में इतना बवाल आया था उस समय कि 1980 में जब वापस इंदिरा जी जीत करके आई, हाँ जी, तो उस समय मेरे प्यारे साथियों इन्होंने, हाँ जी, इस समय मेरे प्यारे साथियों ये जब जीत करके आई तो इन्होंने जीतने के लिए एक बहुत ही जुबान पर सुभाने वाला शब्द दिया था। सवाल बनता है कि कैसे, है ना, एक मतलब बहुत बड़ा शब्द बन के आया कि बोले कैसे इंदिरा जी दोबारा जीत के आई। एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। आंसर है, इंदिरा जी ने उस समय मन भावन एक शब्द दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ। ये एक बहुत बड़ा नारा था जो छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर आया था, या फिर ये समझिए कि सरकार आने से पहले ये वाला नारा आया था। और इन्होंने, क्योंकि देश उस समय देखिए ऑटोमेटिक सी बात है, जब भी युद्ध होता है ना, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, ये आप जान लीजिए। लेकिन महाभारत का एक बहुत बड़ा शब्द है, वक्तव्य है, जो आपको याद होना चाहिए कि महाविध्वंस ही नवनिर्माण की आधारशिला होती है। दोबारा सुनिएगा, महाविध्वंस ही नवनिर्माण की आधारशिला होती है। नई कोपलें तभी खिलती हैं जब पुराने बड़े बड़े पेड़ गिर करके राख हो जाते हैं। उस राख पर नए छोटे छोटे मतलब जो पौधे हैं वो पनपते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये महाविध्वंस जब जब युद्ध में बदले हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 देखिए, उसके बाद में दुनिया में बहुत बड़ी प्रोग्रेस देखी। इवन आजकल यूपीएससी सवाल पूछना बदल चुकी है। वो वर्ल्ड वॉर 1 के कारण नहीं पूछती, उसके परिणाम पूछती है, और उसके परिणाम में भी वो स्पेसिफिक कर देती है, वर्ल्ड वॉर 1 के सकारात्मक परिणाम बताइए, है ना। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मेडिकल साइंस दी है, सबमरीन दी है, मतलब टेक्नोलॉजी दी है, रेयन दिया है, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड वॉर 1 ने दी, वर्ल्ड वॉर 2 ने दी। आज यूएन जो बना है वो वर्ल्ड वॉर 2 की तो देन है। हर महाविध्वंस जो है कुछ नवनिर्माण का आधार रखता है। तो इस प्रकार से अब चाहे भारत का कारगिल युद्ध देख लीजिए, भारत के कारगिल युद्ध ने भारत को अपना खुद का जीपीएस बनाना, यानी आईआरएनएसएस बनाना, ये खुद की तो देन है। परमाणु का परीक्षण करना ये खुद की देन है, क्योंकि आप कुछ नीतिगत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं जब कहीं पर एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और उस दिन कुछ अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों देश ने छठा पंचवर्षीय प्लान देखा इंदिरा जी के नेतृत्व में, और गरीबी हटाओ आंदोलन का नारा दिया गया। और ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी जो टारगेट की थी ग्रोथ रेट, वो थी 5.2%, वो उससे भी आगे निकल गए, यानी कि 5.7% की दर से इन्होंने ग्रोथ रेट अचीव करी। लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 1984 में इंदिरा जी का असैसिनेशन हो जाता है, क्योंकि जो पंजाब राज्य था, पंजाब प्रांत था मेरे प्यारे साथियों, पंजाब प्रांत के अंदर जब क्या बोलते हैं, ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो इंदिरा गांधी सरकार थी वो खालिस्तान समर्थक। अब आप देखिए, आप लोगों को लगता है कि बहुत ही मतलब आसान होता होगा कि शासन चलाना बहुत आसान होता होगा। आप सोच के देखिए, जो प्रधानमंत्री अभी 78 में हारा, 78 के बाद 80 में वापस जीत के आया, अब उसको अपने देश में कितने युद्धों का सामना करना पड़ रहा है। 71 देख लिया, 75 में इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देख लिया। अब देश के अंदर ही पंजाब प्रांत अपने आप को अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, और अलग देश बनाने के नाम पर मेरे प्यारे साथियों मतलब खुलेआम जिंदा जो है वो लोगों को
मतलब पाकिस्तान की तरह से एक प्रकार का ऐसा आतंकवाद खालिस्तान में पनप गया था। और ये आंखों देखा हाल जो है मेरे पिताजी मुझे बताते हैं। असल में मेरे पिताजी जो हैं वो, मतलब मैं खेला कूदा नहीं, लेकिन मेरे पिताजी खुद जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से पास आउट है, पटियाला से। भारत में इकलौता ही है। अगर आपने वो देखा हो, क्या कहते हैं उसको अपना, कौन सी मूवी है वो, दंगल। दंगल मूवी में जिसमें आमिर खान अपनी बच्चियों का वो एडमिशन कराने जाता है, जहां पर वो बड़ी बेटी जाती है जिस जगह एडमिशन लेने, मेरे पिताजी वहां से ही पास आउट हैं। ठीक है, राजस्थान के वो कोच हैं वॉलीबॉल के। तो अब पॉइंट क्या है कि जब पिताजी वहां पटियाला में थे उन दिनों, और वो बताते हैं कि जब हम ट्रक से आते थे तो कई बार ऐसा होता था कि डर ये रहता था कि कौन पेट में गुप्ती घुसा देगा। मतलब बड़ा ही, मतलब इतना अस्थिर वातावरण। केवल पंजाबियों का पग वाले सरदार जो थे उनका ही शासन चाहते थे, अपना ही क्षेत्र चाहते थे, एक अलग लैंड चाहते थे, जो उनका अपना देश हो, कोई अन्य व्यक्ति बना रहे। जैसे मुस्लिमों ने अपने लिए बना लिया था पाकिस्तान, ऐसे ही खालिस्तान वाले लोग चाहते थे कि केवल और केवल सरदारों का राज्य हो, है ना। ऐसी स्थिति में बहुत ही विकट परिस्थितियां थी साथियों। आतंकवाद इतना चरम पे था कि देश ने बहुत ही गंदा समय देखा उस समय। हमारे पिताजी उस समय मतलब बताते थे कि ट्रक ट्रक में, मतलब लकड़ियों के बीच में छुप के आया करते थे। बोले हम लोग जब कभी आते थे, जब ऐसी बातें होती थी तो हम छुप छुपा के निकलते थे। हमारे कुछ हमदर्द होते थे जो कहते थे कि भाग लो यहाँ से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब हम लोग बोले वहां से निकल के आते थे। अब एनीवे, फिर क्या हुआ। हाँ भाई, ज्योतिर्मय। अरे भाई ज्योति में फ्लो मत तोड़ो यार, तुम जो है ना मतलब अभी रोस्ट करने का मूड नहीं है, कहीं मैं अलग ही सेंटिमेंट्स में चल रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ भाई, है ना। पॉइंट सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि उस समय खालिस्तान समर्थकों को दबाना जो है वो देश के लिए अत्यंत जरूरी था, अत्यंत जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बड़े ही सख्त तरीके से, एक आईपीएस हुए हैं जिनका नाम है गिल। इफ आप, अगर आप याद रखते हैं तो बताइएगा, गिल गिल करके, केपीएस गिल थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर आपने नाम सुना हो आपने। हाँ, केपीएस गिल एक आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे। आप लोगों को ये कहानियां सुनना मेरे हिसाब से मतलब पढ़ाने में मजा दे देता है ना, कि इससे चीजें याद हो जाती हैं। मैं एक्चुअली स्टोरी इसलिए सुनाता हूं क्योंकि स्टोरी में चीजें जुड़ जाती हैं, फिर याद रह जाती हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना आई तो क्या घटनाएं हुई। ये जो फैक्ट्स वगैरह ये तो आप याद कर ही लेते हैं, ठीक है। तो केपीएस गिल को वहां पर नियुक्त किया गया और वो बड़े ही जाबाज प्रकार के मतलब आईपीएस अधिकारी थे। कहते हैं कि खालिस्तान की जड़ें हिलाने में केपीएस गिल का सबसे बड़ा रोल था, है ना। मतलब वो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, है ना, वो उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में थी, ठीक है ना। मतलब कहते हैं, तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिए। तो अब क्या हुआ कि खालिस्तान समर्थकों को भगाना बहुत जरूरी था। 1984 में अब इनका जो है खात्मा बहुत जरूरी था, और पंजाब को एक समृद्ध पंजाब बनाना था। सोचिए, जो पंजाब अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन से देश की बागडोर संभालना शुरू ही किया था, अगर देश का ऐसा हिस्सा अपने लिए अलग राज्य की मांग करे तो कितना दुर्भाग्य हो जाएगा ऐसी स्थिति में। और फिर ये बात यहां रुकती भी नहीं ना। आज पंजाब की मांग हो रही है, कल फिर आंध्रा की मांग होती, फिर तमिल की मांग होती, फिर हर हर राज्य अपना देश बनाता ना, फिर वो यूनिटरी कैरेक्टर कैसे आता देश में, ठीक है। तो ऐसे समय में मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा जी ने बड़े ही सख्त तरीके से, इंदिरा जी के दो काम ऐसे हैं जिसको कि देश वाले सब चीज हटा करके भी याद रखें तो भी वो सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठती हैं, ठीक है। एक तो 1971 में पाकिस्तान का विभाजन करवाना, और दूसरा वाला मेरे प्यारे साथियों, खालिस्तान। असल में खालिस्तान ये समझिए कि पाकिस्तान हमसे बदला लेना चाहता था। भाई जिस प्रकार से हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के सेपरेट कर दिया था, पाकिस्तान की मंशा ये थी कि जैसे इन्होंने हम में से पूर्वी पाकिस्तान अलग कर दिया, हम हिंदुस्तान में से खालिस्तान अलग कर देंगे तो हिस्सा बराबर हो जाएगा, एक अलग मुल्क बनाएंगे। तो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद था वो पूरी तरह से, बॉर्डर के माध्यम से पूरा हथियार आना, बहुत ही गंदा हाल था। इंदिरा जी ने बड़े सख्त तरीके से मेरे प्यारे साथियों इन खालिस्तान समर्थकों से निपटा, और निपट करके इन्होंने मेरे प्यारे साथियों मतलब इनका दमन किया। अब फिर वही बात है कि दमन में कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स आस्था जो है वो आड़े आ जाती है, और आस्था कई बार कुंठित हो जाती है। जैसे सिखों की आस्था जो है वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में बहुत ज्यादा है। जैसे मतलब आप ऐसे समझिए कि आप एकदम, जैसे राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अब राम मंदिर में जिस तरह से हिंदुओं की आस्था है ना, ऐसे ही सिखों की आस्था अमृतसर टेम्पल में है, स्वर्ण मंदिर में है। और इस बात को खालिस्तान समर्थक भी जानते थे, इसलिए वो जो आतंकवादी थे वो जाकर के कहां छिप गए,
अमृतसर टेम्पल में छिप गए। टेम्पल में छिप गए तो इंदिरा जी को यह पता था कि भाई अगर मैंने आज यहां एंट्री नहीं करी तो फिर ये बच जाएंगे, और वो इस मामले में डिसीजन लेने में बहुत ही मतलब फास्ट फॉरवर्ड थी। उन्होंने कहा तुरंत परमिशन दे दी। अब क्या है, आर्मी जब एंट्री करती है ना तो मंदिर की अपनी एक मर्यादा है वहां पे, जैसे कि आपको पैर धो के अंदर जाना है, आपको अपने सर पर कपड़ा रखना है ना, जूते उतार के जाना है। अब भाई हर तरह के अपने कन्वेंशन होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कुछ कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया गया था, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आर्मी जाएगी तो शू पहन के जाएगी, हथियार लेके जाएगी, जबकि हथियार लेना अलाउ नहीं है। भाई आप दो बातें समझिए, देखिए एक तरफ पूरे सिख समाज की आस्था का सवाल है और एक तरफ इंदिरा जी जो है वो देश को आतंकवाद मुक्त कराना चाहती हैं। वर्तमान में यहां आतंकवाद मुक्त कराना प्राथमिकता रखी गई। ऐसी स्थिति में आतंकवादियों को मारने के लिए मेरे प्यारे साथियों सेना अंदर जाती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है, सारे आतंकवादी वहां से खत्म कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में देश जो है वो एक ठंडी सांस लेता है, क्योंकि देश में पूरी तरह खालिस्तान का सफाया हो चुका था। लेकिन देश में मेरे प्यारे साथियों अब अंदर ही अंदर, क्योंकि इस चीज का विरोध होना शुरू हो चुका था सिख समुदाय में कि कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों इंदिरा जी का सन 84 में ही, मतलब जब वो अपने बॉडीगार्ड के साथ थी, वो एक सरदार ही था और वो बॉडीगार्ड के साथ थी, तो उस बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर गोली दाग दी, क्योंकि उसका जो समर्थन था वो ये था कि आपने मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसी स्थिति में चूंकि पूरा देश जो था वो इंदिरा जी के समर्थन में ऑलरेडी था, क्योंकि देश ने हाल ही में उन्हें जिताया था और समर्थन के साथ साथ ही उन्होंने आतंकवाद को खत्म किया था। तो ऐसी स्थिति में देश में बड़ी संख्या में सिख दंगे हुए, बड़ी संख्या के अंदर जहां जहां सिख थे, हिंदू और सिखों के बीच में। देखिए जब दंगे होते हैं ना तो जान जो है वो उस आदमी की जाती है जो बिल्कुल इनोसेंट है। जिसने दंगे भड़काए होते हैं ना वो कभी नहीं मरता, वो कहीं ना कहीं छुप के बैठा होता है, क्योंकि उसकी तो प्लानिंग होती है। इनोसेंट की ही हमेशा दंगों में जान जाती है। और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में दिल्ली में और जहां जहां सिख और हिंदू थे वह बड़ी संख्या में डिस्प्यूट हुए। फाइनली इंदिरा जी के तुरंत मरते ही राजीव गांधी जी को सरकार दी गई। राजीव गांधी जी गद्दी पर बैठे। राजीव गांधी जी बड़े डरे हुए थे, और डरे हुए थे जब उन्होंने सरकार में बैठे उन्होंने, और 1985 में उन्होंने सरकार चलाना शुरू किया। उसी समय पर वो चूंकि युवा थे, और युवा थे तो अपनी माँ को खोल के मतलब अभी हाल ही में खोया था, वो इतने डरे हुए थे कि एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा खुद की तरफ से कि मुझे भी ये लोग मार डालेंगे, मतलब मुझे सत्ता पे मत बिठाइए क्योंकि ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। क्योंकि देश में भय का माहौल बन चुका था, दंगे चरम पर थे। लेकिन जनता ने अपने प्यार से उन्हें सबसे बड़ा बहुमत देकर के दोबारा चुनाव जिताया। यानी कि वो उस समय तक सरकार में बैठे और उसके बाद में उन्हें बहुत बड़ा बहुमत देकर के उन्हें सरकार में बिठाया। राजीव जी जो हैं जब वो सरकार में आए तो पॉलिटिकल सिचुएशंस तो बहुत ज्यादा चली रही थी, परेशानियां बहुत सारी चल रही थी। 40-42 साल के थे उस समय वो, है ना। तो उस समय मेरे प्यारे साथियों जब राजनीतिक परिस्थितियां तो डामाडोल चली रही थी, उस समय पर यह होता है मेरे प्यारे साथियों कि ये इनोवेटिव थे। इनोवेटिव होने का मतलब हुआ इन्होंने उस समय सपना देखा था, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। इन्होंने सपना देखा कि भारत को डिजिटल युग में ले जाना है, यानी कि कंप्यूटर क्रांति में ले जाना है। तो वर्तमान में जो आप कंप्यूटर का क्रांति क्षेत्र देखते हैं ना, देश में डिजिटलाइजेशन देखते हैं, कंप्यूटर का आना देखते हैं, वो इन्हीं के ही विजन के कारण था। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर युग कहते हैं वो इन्हीं के कारण था। और इनके समय पर मेरे प्यारे साथियों सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी यानी आत्मनिर्भर प्लान बनाने का प्रयास किया गया। और सरकार ने कहा कि मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा, मैं इसी फ्लो में रुक करके थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा जो कि इसी स्टोरी का पार्ट है, और उसके बाद में हम पंचवर्षीय योजना खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं मतलब 5-7 दिन तक भी लगातार बोल लूं तो काम नहीं चलेगा। मैं अभी पूरे मुद्दों पे बोलूंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि देश अपनी इन परिस्थितियों के साथ चल ही रहा था, लेकिन अब एक और विकट परिस्थिति देश के सामने आ चुकी थी। और वो क्या थी, अब मैं वापस से पंचवर्षीय योजना पर चल रहा हूं। स्थिति ये आ चुकी थी कि जब देश आजाद हुआ तो देश के राजनेताओं ने निर्धारित किया कि हम लोग किसी भी प्रकार से बंद इकोनॉमी अपनाएंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्थ कोरिया में है। ध्यान से सुनिएगा, क्लोज इकोनॉमी अपनाएंगे। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होगा नाव काहू से दोस्ती, नाव काहू से प्यार, ना काहू से बैर, मतलब ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अर्थात हम एक ऐसी इकोनॉमी अपनाएंगे जिसमें हम किसी को आने नहीं देंगे व्यापार करने। अच्छा, इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन था भाई। अगर हमसे ये पूछा जाए कि हम किसी को व्यापार करने क्यों नहीं आने देना चाहते, तो आंसर है इसका कि भाई हम इसलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि हम लोग अभी उन्हीं व्यापारियों के चंगुल से तो बाहर निकले हैं जो ब्रिटिशर्स थे हमारे साथ में।
जो ब्रिटिशर्स थे वो असल में बन के व्यापारी ही तो आए थे। हम दोबारा से उस झमेले में नहीं फंसना चाहते। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि व्यापार को प्राथमिकता ही ना दें, यानी कि विदेशी व्यापार को प्राथमिकता ना दें, और हम अपने होम ग्राउंड फील्ड पर ग्रो करें। अब लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुर्भाग्य ये होता है कि आप जब तक किसी का कोई सामान खरीदेंगे नहीं तो वो कोई आपका सामान क्यों खरीदेगा? भाई देश में इतने सारे देश, मतलब दुनिया में इतने सारे देश ऑलरेडी हैं, तो कोई आपका सामान क्यों खरीदेगा? तो देश ने जब क्लोज इकोनॉमी अपनाई, यानी कि फॉरेनर्स का जो सामान था वो इंडिया में नहीं आने दिया, तो मुसीबत ये खड़ी हो गई कि हमारा सामान बिके नहीं, और जब तक विदेशी पैसा हमारे पास नहीं आएगा, मुद्रा हमारे पास नहीं आएगी, तब तक हम ग्रोथ कैसे करेंगे? भाई हमारे पास धन कमाने के साधन क्या हैं, ये बताइए ना। धन कैसे कमाया जाए? जब आज ग्लोबलाइजेशन मजबूरी क्यों है? क्योंकि भविष्य में, मतलब इतिहास में भी उठा के देखेंगे तो भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि हम हाथ से कपड़ा बनाते थे या हम मसाले खाते थे, नहीं। हम इसलिए थे क्योंकि ये सब चीजें बेचते थे, हम व्यापारी थे, हम नेट एक्सपोर्टर थे, हम इंपोर्टर नहीं थे। कोई भी देश, आज चाइना वर्ल्ड पावर क्यों बन रहा है? क्योंकि वो नेट एक्सपोर्टर है। नेट एक्सपोर्टर मतलब उसके निर्यात ज्यादा, आयात कम है। भारत के साथ उल्टा है। भारत ने अभी हाल ही में ऐसा समय देखा है, कोरोना काल में भारत का यह समय आया कि भारत जो है वो नेट इंपोर्टर की जगह नेट एक्सपोर्टर बना है। मैंने आपको कुछ ही समय पहले पढ़ाया भी था, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे। कुछ याद है? थम्स अप करिएगा। हाँ, इसी प्रकार से तो अमेरिका के साथ भी यही है कि अमेरिका का नेट एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो जिस दुनिया में जिस देश का एक्सपोर्ट है, तो भारत के साथ क्या हुआ कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानियां ऐसी बिगड़ने लगी कि भारत अपना एक्सपोर्ट करता ही नहीं था, देश में ही सामान बना रहा था और डर रहा था कि हम किसी को भी अपने यहां आने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में दुनिया के राष्ट्र इंडिया को एंटरटेन नहीं करते थे। एंटरटेन से मतलब जब तुम्हारे साथ व्यापार ही नहीं करेंगे तो तुम्हारा तो क्लोज सिस्टम है, तुम्हारे साथ व्यापार ही नहीं हो पाएगा, विदेशी कंपनियां ही नहीं आएंगी, तो कोई मतलब नहीं है। तुम तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहो और लोन लेते रहो। अब भाई पैसा कैसे मिले? पैसा मिलने का फिर एक ही तरीका बचा, और वो तरीका था लोन लेना। अब लोन कौन दे? मेरे प्यारे साथियों, जितने भी वर्ल्ड वॉर के बाद के बने देश थे उनको दो प्रकार की संस्थाएं लोन दिया करती थी। एक का नाम होता था वर्ल्ड बैंक और एक का नाम होता था आईएमएफ। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड बैंक जो लोन दिया करती थी वो देती थी नवनिर्माण के लिए, कि आप रोड बनाइए, सड़क बनाइए, बिजली बनाइए, कुछ भी करिए। आईएमएफ जो लोन दिया करती थी वो देती थी यदि किसी देश की एक्सचेंज रेट पिट चुकी है, यानी कि उस देश के पास में करंट डेफिसिट अकाउंट बन चुका है, इतना ज्यादा घाटा हो चुका है किसी देश को कि उसकी मुद्रा, यानी कि वो डूबने वाला है, कोई फेलियर स्टेट होने वाला है, तो आईएमएफ लोन देता है। आईएमएफ का सिंपल सा सीन होता है कि आईएमएफ से लोन अगर आपको लेना है तो ये तभी देगा जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि भाई मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो विदेशी कंपनियों को तो नहीं आने दे रहा था, लेकिन विदेशी सामान तो आयात कर ही रहा था ना। कहीं से अनाज मंगा रहा है, कहीं से तेल मंगा रहा है, कहीं से मशीनरी मंगा रहा है, कहीं से टेक्नोलॉजी मंगा रहा है। भारत मंगा तो सब रहा था, अपना धन तो खत्म हो रहा था, विदेशी सामान आता जा रहा था, कंपनियां नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में धन की कमी होने लगी, और जो धन की कमी होने लगी ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, रुपए का मूल्य गिरने लगा। रुपए का मूल्य गिरने लगा, लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि हम रुपए का मूल्य नहीं गिराएंगे। अब आईएमएफ ने भारत के सामने कंडीशन रख दी कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो तुम्हें कुछ नियम हमारे मानने होंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में यह नियम है कि आईएमएफ जब भी किसी को लोन देता है तो वो अपनी कंडीशंस के आधार पर लोन देता है। आईएमएफ बिना कंडीशंस के लोन नहीं देता है। कंडीशंस के साथ जब लोन देता है तो मेरे प्यारे साथियों, आईएमएफ ने देश के साथ कंडीशन रखी। क्या? पहली कंडीशन कि आप अपने यहां पर रुपए का अवमूल्यन करिए, यानी कि डिवैल्यूएट करिए आप अपने रुपये को। आप जो डॉलर और रुपया बराबर लेके चल रहे हैं इसे गिराइए। तो जो आप रेट गिरी हुई देखते हैं ना, $1 70 का है, $1 इतने का है, ये असल में ये डिवैल्यूएशन जो है, मनी जो है, ये आईएमएफ के कहने पर होता है। क्यों? क्योंकि कोई देश जो आपको लोन दे रहा है वो अपनी करेंसी को बड़ा बनाना चाहता है, दबदबा रखना चाहता है। भारत ने उसकी वो बातें मानी। उसने कहा कि इस डिवैल्यूएशन को फ्री कर दीजिए, एक्सचेंज रेट फ्री कर दीजिए, यानी कि
मार्केट में रुपए की वैल्यू मार्केट को तय करने दीजिए, आप आरबीआई से मत कहिए कि वो रुपए की वैल्यू तय करेगी। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, आरबीआई के स्थान पर कुछ आजादी दी गई रुपए के भाव गिरने के लिए। रुपए का भाव धड़ाम से गिरा, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये हालत हो गई थी मेरे प्यारे साथियों, 190 तक, यहां तक 1990 तक पहुंचते पहुंचते ये हालत हो गई थी कि हमारे ऊपर आईएमएफ का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा, जितनी भी दुनिया की संस्थाएं हैं, इनका जबरदस्त कर्जा हो गया। कर्जा इतना हो गया कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर है वो ऐसा हो गया मेरे प्यारे साथियों कि हमारे पास में पेमेंट करने के लिए पैसा खत्म हो गया। 1990 तक पहुंचते पहुंचते हालात ऐसे हो गए कि हमारे पास में दुनिया को पेमेंट करने के लिए पैसा खत्म हो गया। और जब पैसा खत्म हो गया तो हमारी नीतियां, जो कि अब तक क्लोज इकोनॉमी बनाए रखने की थी, हमको उससे निकलना ही एक विकल्प दिखा। मेरे प्यारे साथियों, स्थिति इतनी विकट थी कि भारत अपना सोना जो है वो गिरवी रखने ब्रिटेन चल पड़ा। उस समय मेरे प्यारे साथियों, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने, अब सुनिए, यही से थोड़ा पहले एक बात ये सुन लीजिए, 1990 में मेरे प्यारे साथियों, 1991 की शुरुआत में राजीव गांधी जी का लिट्टे के द्वारा मतलब वो कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। चेन्नई के अंदर उनकी हत्या हो जाती है। मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया भी था, असैसिनेशन हो जाता है। देश में फिर से राजनीतिक अस्थिरता, एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, दूसरी तरफ भारत के पास में करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट को चुकाने के लिए धन नहीं है। भारत सरकार ये तय कर चुकी है कि चलिए हवाई जहाज में अपना गोल्ड उठाते हैं, ब्रिटेन चलते हैं, उस गोल्ड से धन लेके आएंगे ताकि अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस कर पाएंगे। परिस्थितियां जब इतनी विकट हो गई, तब आईएमएफ की शर्त मांगने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा और हमने तुरंत कहा कि चलिए बोलिए क्या करना है। तो आईएमएफ की शर्तें थी कि आपको अपने देश में एलपीजी रिफॉर्म लाने होंगे, आपको अपने देश में एलपीजी रिफॉर्म लाने होंगे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना होगा। और जिस क्रेडिट को आप मनमोहन सिंह जी को देते हैं, मेरे प्यारे साथियों, परिस्थितियों ने सारे काम करवाए थे, अदरवाइज आपका देश गुलाम हो जाता। विकल्प आपके सामने एक था, या तो देश में बड़ी कंपनियों को आने दें, या आप अपने यहां पर आने वाली कंपनियों को काम करने दें। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। इसका अर्थ है कि अब सरकारी जो प्रतिरोध है कंपनियों के ऊपर, उसे हटाया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो सरकारी संस्थान आपने इकट्ठे कर रखे हैं, उन्हें प्राइवेट लोगों को काम करने के लिए दीजिए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियों को आपके देश में आने का काम करने दीजिए। फेलियर होता भारत, फेलियर होता भारत मेरे प्यारे साथियों, एलपीजी रिफॉर्म के लिए सहमत हुआ और भारत ने 1991 में फेलियर का बचने का इलाज देखा एलपीजी रिफॉर्म के माध्यम से। और उस दिन भारत ने फिर जब ये दिन देख लिया, इतने विकट समय से गुजर लिया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, भारत ने आज तक आईएमएफ से लोन नहीं लिया है। तो प्राउड टू बी एन इंडियन, भारत ने इस चीज का उपयोग भी इतना अच्छे से किया कि हमने आज तक आईएमएफ से लोन नहीं लिया है। और वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में है जो आईएमएफ को लोन देता है, यानी कि भारत अपना इन्वेस्टमेंट आईएमएफ को देके रखता है, जिसे आप एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। भारत का स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ की जो कुल करेंसी है उसका लगभग 2.67%, लगभग बोल रहा हूं, फैक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, इतना धन जो है वो भारत के द्वारा आईएमएफ में जमा करवा के रखा जाता है। यानी कि कुल मनी अगर 100 रुपए है तो 2.5 रुपया उसमें भारत का भी आईएमएफ के पास रखा हुआ है। भारत अब आईएमएफ के माध्यम से अपना धन जो है वो इधर उधर अन्य देशों को लोन देता है, खुद नहीं अपनाता है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद है आप सभी साथी जो हैं इस पूरी तरह से आज के इस टाइटल से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सॉरी, मतलब मैं बहुत नॉन स्टॉप बोलता चला गया क्योंकि मेरे को ये खत्म करना था। अब आप इन चीजों को याद कर लेना जो मैंने कंटेंट दिया है। देखिए, मैंने आपको वो चीजें पढ़ा दी हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए थी, ठीक है? तो प्लीज आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। आज है भाई द हिंदू की क्लास है 12 बजे, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। आ रहा है।